नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे लेखपाल के लिए और लेखपाल के लिए जो क्लास कर रहे थे, उसमें हमने ग्रामीण परिवेश शुरू किया था और ग्रामीण परिवेश में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ डिस्कस कर रहे थे, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताया था। इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और ये स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ ही हैं। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। इस योजना को बोलते हैं पीएमएसएमए। शॉर्ट फॉर्म आप ज़रूर याद रखोगे। उनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि जो पिछली लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें शॉर्ट फॉर्म पूछे गए थे या फिर कोई योजना दी थी उसमें शॉर्ट फॉर्म का ही रूप पूछ लिया गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई है, कौन से मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये लिखा है पीएमएसएमए। बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनका पूरा नाम अगर आपको पता हो गया, तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इस योजना का उद्देश्य क्या होगा। बहुत आसान है योजनाएँ। पीएम का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, एसएमए का मतलब हो गया सुरक्षित मातृत्व अभियान। फिर से समझ लो, पीएम का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री, ठीक है? एसएमए का मतलब क्या है? एस फॉर है सुरक्षित, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व अभियान। भूलना नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत के बारे में बताओ। फिर मेरा दूसरा सवाल है कि इसका मंत्रालय मुझे बता दो। ये 2 सवाल तो आपको पता ही होने चाहिए इनके उत्तर। शुरुआत होती है इसकी 2016 से और मंत्रालय है क्योंकि यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है? इसका सीधा-सा मतलब है ये स्वास्थ्य संबंधी बात कर रहा है। अर्थात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ये एक पहल है। अब अगर इस मंत्रालय की पहल है तो कोई भी योजना शुरू करी जाती है, वो किसी न किसी उद्देश्य को साधते हुए शुरू करी जाती है। कुछ न कुछ इसका उद्देश्य ज़रूर होगा। बोलो भाई? हाँ। अब यहाँ से इसका उद्देश्य निकालो, योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान और ये मातृत्व अभियान कैसा है? सुरक्षित मातृत्व अभियान है। अर्थात माता कैसे बनेंगी? जब वो गर्भ धारण करेंगी? बोलो भाई। तो फिर इसका उद्देश्य क्या होगा? जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको कम से कम गर्भ यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल सुरक्षित की जा सके। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, माता कब बनेंगी? जब गर्भधारण होगा, ठीक? और ऐसी स्थिति में उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यही तो इसका मतलब हुआ। अब इसका उद्देश्य बताओ एक लाइन में। उद्देश्य हो गया कि गर्भवती जो महिलाएँ हैं, उन्हें कम से कम प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित हो और साथ ही साथ चूँकि सुरक्षा दी जा रही है, तो फिर चिकित्सा भी दी जा रही है, अर्थात गुणवत्तापूर्ण उन्हें चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध हो जाए और इसके अलावा प्रसव पूर्व जाँच भी हो जाए। तो यही सारे इसके उद्देश्य हैं, लिख लो। इसका उद्देश्य क्या है? जो गर्भवती महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ, उन महिलाओं को कम से कम प्रसव पूर्व एक प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित हो, ठीक है? इसके अलावा और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? और उद्देश्य हो सकते हैं देखो पूर्व देखभाल का मतलब क्या है? इसका सीधा-सा मतलब है उन्हें चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो उनके लिए, अर्थात गुणवत्ता गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उनके लिए उपलब्ध हो, ठीक? अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इनके लिए प्रसव पूर्व प्रसव पूर्व जाँच की व्यवस्था हो। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, प्रसव पूर्व जाँच करना, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और कम से कम एक प्रसव पूर्व उनकी देखभाल सुनिश्चित की जा सके। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये योजना का नाम है। तो मातृत्व अभियान कैसा? सुरक्षित, अर्थात माता के स्वास्थ्य की कामना यहाँ पर की जा रही है। अब मुझे बताओ, माता की ये स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 4 स्टिकरों के आधार पर उसकी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जाता है। कौन-कौन से स्टिकर हैं? आओ देखो। 4 रंग के स्टिकर, 4 रंग के स्टिकर हैं और ये एक सिंबॉलिक रूप से माता के स्वास्थ्य का माता के स्वास्थ्य की हमें जानकारी देते हैं, ठीक है? अब ये रंग के स्टिकर कौन-कौन से? एक तो हो गया हरा स्टिकर, ध्यान देते रहना। दूसरा लाल स्टिकर, लाल तो खतरे वाला निशान होता है अर्थात हरा मतलब माता ठीक है, गर्भावस्था जोखिम अवस्था में नहीं है, लेकिन लाल ये जोखिम अवस्था वाली स्थिति हो जाएगी।
इसके अलावा नीला स्टिकर क्या बताता है और साथ ही साथ पीला स्टिकर क्या बताता है, ये कलर्स आप याद रखोगे। अब यहाँ पर आओ हरा स्टिकर, ये बताता है कि भैया कोई खतरा नहीं है माता को, कोई खतरा नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आओ लाल, यहाँ पर खतरे ही खतरे हैं, लाल-लाल गाड़ी यानी सिग्नल लाल हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है अर्थात यहाँ पर उच्च जोखिम है, उच्च जोखिम वाली ये गर्भावस्था स्थिति है, ठीक है? गर्भावस्था। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर नीला स्टिकर हो तो फिर उच्च रक्तचाप को दर्शाता है, उच्च रक्तचाप को दर्शाता है और अगर पीला स्टिकर है तो मधुमेह, मधुमेह या फिर अन्य रोग को दर्शाता है। ये आप रंग याद रखोगे, ग्रीन और साथ ही साथ रेड, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इस योजना का मंत्रालय याद रखो, शुरुआत याद रखो और इसके उद्देश्य, बस इससे ज़्यादा और आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस योजना को आई प्लीज फॉर 9 भी कहा जाता है और साथ ही साथ एक अवार्ड की भी इस योजना के तहत शुरुआत हुई थी, आई प्लीज फॉर 9 अवार्ड्स। अब इसके आगे बढ़ो जरा, स्वास्थ्य संबंधी एक और योजना के बारे में हम आपसे डिस्कस कर लें। ये योजना है मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक? यहाँ पर कुछ ईयर्स हैं, कुछ ईयर्स का मतलब है मैं 2 ईयर्स लिखता हूँ। एक तो 1925, पहले ये 2 ईयर्स आप याद रखोगे इसके इतिहास से संबंधित। 15 अगस्त 15 अगस्त 1995। एक 1925 में क्या हुआ, एक 1995 में क्या हुआ। मध्याह्न भोजन योजना की अगर हम बात करें, तो भारत में आप यहाँ पर आओगे, मद्रास है ये, ठीक है? मद्रास नगर निगम के पास चलो, मद्रास नगर निगम। दरअसल ये जो मद्रास नगर निगम है, कहते हैं कि इसने सबसे पहले इस योजना को शुरू किया था अपने यहाँ के वंचित बच्चों के लिए, वंचित बच्चों के लिए, ठीक है? और ये कब की घटना है? 1925 की। 1925 में मद्रास नगर निगम ने इसे शुरू किया। अब आ जाओ 1995 1995 में। 1995 में ही भारत में इसे लागू किया गया था और ये जो लागू हुआ था यानी कि ये जो योजना लागू हुई थी, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू हुई थी। केंद्र प्रायोजित योजना। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों ईयर्स याद रखना। सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है? 1925 में मद्रास नगर निगम से और फिर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे कब लागू किया गया है? ये लागू किया गया है 15 अगस्त 1995। क्या इस योजना को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? हाँ, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम। लिख लो इसका अन्य नाम। इसे कहा जाता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, गौर करना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये तो बात हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातों की। और आगे बढ़ो जरा, और आगे आपको लिए चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा इस योजना का? भाई कोई योजना शुरू होती है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता ज़रूर है। तो मुझे बताओ इसका कुछ न कुछ उद्देश्य क्या होगा? यहाँ लिखा है मध्याह्न भोजन योजना यानी कि एक बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, तो उसे स्कूल में भोजन मिल रहा है। अगर मान लो ये है स्कूल, यहाँ पर ये गया, इसको भोजन मिल गया और ये गरीब परिवार से है, तो फिर खाने की ही लालच में जाएगा लेकिन स्कूल तो जाएगा। यानी स्कूलों में इससे नामांकन और बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी या घटेगी? बोलो भाई, बढ़ेगी। इसका मतलब है अगर बच्चों की नामांकन या हम कहें बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बढ़ रही है, तो इसको खाना भी मिल गया, इसको पोषण भी मिल गया, अर्थात बच्चों के पोषण स्तर में भी सुधार हो रहा है। और अगर इसको लगातार यहाँ खाना मिलता रहेगा, तो जो बच्चे बीच से स्कूल छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, उस स्थिति में बच्चे स्कूल छोड़ने से भी सकुचाएँगे या हम कहें स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आएगी। तो यही इसके उद्देश्य हैं। अर्थात मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है स्कूलों में नामांकन अर्थात उपस्थिति को बढ़ाना, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, दूसरा उद्देश्य। तीसरा, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। लिख लो यही 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, क्या मैंने बताया था? स्कूलों में स्कूलों में नामांकन, इसके अलावा उपस्थिति, उपस्थिति बढ़ाना, सरकार का ये लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है?
भई स्कूलों में नामांकन या हम कहें उपस्थिति बढ़ गई बच्चों की तो खाना भी तो मिल रहा है, तो खाने से क्या होगा? पोषण स्तर बढ़ेगा। बच्चों का पोषण स्तर बढ़ाना, ये भी उद्देश्य सफल हो गया। और बताओ तीसरा मैंने क्या बताया था? बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूलों को तो वो दर कम होगी अर्थात स्कूल छोड़ने की दर स्कूल छोड़ने की दर में कटौती, ठीक है? ये इसके है लक्ष्य। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा अब मेरा एक सवाल और है। 1995 में जब इसको लागू किया गया था तो सबसे पहले कितने ब्लॉक से इसकी शुरुआत हुई थी? लगभग 2408 ब्लॉक से इसको शुरू किया गया था। फिर इसके बाद 1995 में 2408 ब्लॉक से इसको शुरू किया गया था और आगे जैसे-जैसे समय बीता 1997, 98 का दौर आया और 1997, 98 से इस योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पूरे भारत में ये योजना लागू कर दी गई। ये बातें आप समझ पा रहे हो? फिर से देख लो। 15 अगस्त 1995 से 2408 ब्लॉक में इसको लागू किया गया, लेकिन फिर आगे चल के 1997-98 से ये पूरे देश में लागू कर दी गई। इसके बाद फिर 1 वर्ष और आता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि और भी कई सारे वर्ष हैं, लेकिन इसको आप याद रखोगे 1 सितंबर 1 सितंबर 2004। अब ये जो 1 सितंबर 2004 है, इसमें क्या हुआ? हुआ ये कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत यहाँ पर पका-पकाया भोजन दिया जाने लगा। अर्थात 1 सितंबर 2004 से पैसा मिल रहा था भोजन का पकाया पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में शुरू हो गया। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयों में शुरू हो गया और आगे बढ़ो ज़रा, यहाँ पर आओ। मैं बात कर रहा हूँ मिड डे मील की, ठीक है? मध्याह्न भोजन योजना। यहाँ पर जस्ट वेट मैंने आपको सितंबर 2004 बता दिया, पका-पकाया भोजन शुरू हुआ है। फिर से आ जाओ सितंबर में ही, सितंबर 2004 और यहाँ पर क्या घटना हुई? इसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा 2007, 2008 में। 2007-8 में मिड डे मील से संबंधित कौन-सा अपडेट आया? और इसके बाद फिर अक्टूबर 2006 अक्टूबर 2006 में मिड डे मील से संबंधित कौन-सा अपडेट आया? ज़रूर याद रखना, ये बात उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो भई, आ जाओ यहाँ। सबसे पहले आ जाओ सितंबर 2004 में। मिड डे मील से संबंधित कौन-सी अपडेट थी? दरअसल यहाँ पर कहा ये गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो छात्र हैं, उनके लिए 300 कैलोरी उनके लिए 300 कैलोरी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है? 8 से गा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पका भोजन उपलब्ध होगा, ठीक है? कुल मिला के सितंबर 2004 से पका भोजन तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया भी निश्चित कर दिया गया। कितना? 300 कैलोरी और 8 से गारा 12 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगी उसमें। अब आ जाओ 2007-8 में, यहाँ पर क्या हुआ? हुआ ये कि मध्याह्न भोजन जो योजना थी, उसे देश भर के अभी 1 से 5 तक, अब हुआ ये 2007-8 से उसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया था। अर्थात मिड डे मील कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विस्तारित किया गया। यहाँ तक बात समझ गए? अब आ जाओ अक्टूबर 2006 में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें आप चाहना तो दिमाग में रख लेना एक बार, लेकिन ये आपको ज़रूर याद रखना है। 2000 अक्टूबर 2006 में ये क्या हुआ? बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक प्राधिकरण का गठन होता है 2006 में। सवाल ये है कि ये कौन-सा प्राधिकरण था? ध्यान दो, ये था मध्याह्न भोजन प्राधिकरण। ठीक, भूलोगे नहीं। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? अक्टूबर 2006 में। और ये जो मिड डे मील है, अब आजकल इसे मिड डे मील के नाम से नहीं जाना जाता है, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से नहीं जाना जाता है। अब आजकल इसका नाम बदल दिया गया है। देख लो ज़रा, वर्तमान में इसका नाम वर्तमान में इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है पीएम पोषण, ठीक है? पीएम पोषण कह लो या आप इसको कह लो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। वर्तमान में
इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। आई होप ये सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक। यहाँ पर मैं एक अपडेट आपसे और दे दूँ, 2007-8 तक तो मैंने बता दिया, 2006 उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता दिया। 2009 के बारे में जो अपडेट आया है उसको भी जान लो। वर्ष 2009 में अपडेट क्या आया? मिड डे मील के बारे में। वर्ष 2009 में ये कहा गया कि जो उच्च प्राथमिक समूह के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो दाल की मात्रा होगी, दाल की मात्रा, इसके अलावा सब्जियों की मात्रा, सब्जियों की मात्रा, इसके अलावा तेल और वसा की मात्रा, ये कितनी की जाएगी? दाल की मात्रा 25 ग्राम थी, अब उसे बढ़ा के 30 ग्राम कर दिया गया है। सब्जियों की मात्रा 65 ग्राम थी, अब उसे बढ़ा के 76 ग्राम कर दिया गया है। 2009 की हम बात कर रहे हैं, ये अपडेट हुआ है। फिर इसके अलावा तेल और वसा की मात्रा पहले 10 ग्राम थी, उसे घटा के 7.5 ग्राम किया गया। ठीक है? 2009 का ये अपडेट है। आगे बढ़ें। मैंने मिड डे मील बता दिया और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बता दिया। थोड़ा-सा और आगे बढ़ो, एक और अभियान आपको उस अभियान के पास ले चलते हैं। देखो, ये है राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक? या इसे ही आप कह सकते हो पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन या हम कहें पोषण अभियान। सबसे पहले तो वही 2-3 बातें कि इसकी शुरुआत कब से हुई? ये स्टैटिक जीके है, हर एक योजना में आप ये बातें तो ज़रूर याद रखना। हालाँकि ईयर्स बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, साधारणतया ईयर्स पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अपनी संतुष्टि के लिए याद ज़रूर रखना। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान, इसके अलावा एक और कौन मैंने क्वेश्चन बताया? मंत्रालय, ठीक है? इसका मंत्रालय याद रखो और इस योजना के बारे में एक नई चीज़ याद रखो, इसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य। तो आ जाओ शुरुआत कर लें। राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है 2018 से, लेकिन 8 मार्च से, यानी 8 मार्च 2018 से लागू हुआ। लेकिन मुझे एक बात सवाल यहाँ से बताओ, ये 8 मार्च को मनाते क्या हैं? 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको पता होगा। तो अगर आपसे पूछिए निम्नलिखित में से कौन-सी योजना है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई थी? वो यही है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है? शुरुआत हुई तो हुई, लेकिन कहाँ से हुई? ये हुई झुंझुनू से। झुंझुनू कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान के झुंझुनू से इसकी शुरुआत होती है। मुझे मंत्रालय बता दो। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन, यानी यहाँ पर बच्चे, किशोरी और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, अर्थात मंत्रालय होना चाहिए महिला और बाल विकास। महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये इसका मंत्रालय है। ठीक? यहाँ पर किसे समर्पित किया गया है? अर्थात ये योजना किसे समर्पित है? इसके लिए शुरू करी गई है। तो मैंने अभी-अभी बताया था ये योजना बच्चों के लिए समर्पित है। ये योजना किशोरियों के लिए समर्पित है, किशोरियाँ, और ये योजना महिला के लिए समर्पित है। अर्थात बच्चे, किशोरियाँ और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर ये योजना बनाई गई है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आदर्श वाक्य मुझे बता दो। राष्ट्रीय पोषण मिशन का आदर्श वाक्य है सही पोषण, सही पोषण, देश रोशन। ये इसका आदर्श वाक्य है। भूलना नहीं, फिर से समझ लो। राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान शुरुआत होती है 8 मार्च 2018 से, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान के झुंझुनू से इसकी शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है और ये बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को समर्पित योजना है। इसका आदर्श वाक्य है सही पोषण, देश रोशन। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था योजना का। अब इसके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? आओ जरा इनके बारे में जान लें। प्रमुख लक्ष्य, इस योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? ध्यान देना। प्रमुख लक्ष्यों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे डिस्कस कर लें, जैसे बच्चों में बौनापन। बच्चों में बौनापन अगर हो रहा है तो कुछ कारणों की वजह से हो रहा होगा। योजना यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन ये कहता है कि जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों को हम मिटिगेट कर देंगे, उन कारणों को हम हटा देंगे।
अर्थात बौनापन से सीधा-सा मतलब है, गौर करना ज़रा यहाँ पर, 0 से लेकर 6 साल, ये जो बालक है ना, बालक या बालिकाएँ या बच्चे हम कह लें, उनके बौनेपन में कमी लाना। और कमी का टारगेट क्या है इस योजना के अंतर्गत? सरकार कहती है कि इसमें 3 सालों में 6% की हम कमी करेंगे। 3 साल में 6% की कमी हो रही है, अर्थात अगर हम आपसे पूछें प्रति वर्ष कितनी कमी करने का लक्ष्य है? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। या तो आपसे कहेगा डायरेक्ट 3 साल का बता दो, या आपसे कहेगा प्रति वर्ष कितनी कमी होगी, तो आप बताओगे 2%। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? फिर आगे बढ़ो ज़रा। इसका एक और लक्ष्य है अल्प वजन। अल्प वजन में कमी, यानी बच्चे बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं भारत में जो जिनका जिस उम्र में जितना वजन होना चाहिए, उतना वजन नहीं है। उसे भी कम करने का प्रयास सरकार कर रही है इस योजना के अंतर्गत। कौन-सी योजना? पोषण अभियान के अंतर्गत। यहाँ भी सरकार ने टारगेट किया है कि वो 3 साल में 6% कमी करेगा। बात समझते जाना, 3 साल में अगर 6% की कमी होगी, इसका सीधा-सा मतलब है कि प्रति वर्ष कितना होगा बताओ भाई? 2% की कमी होगी। ये डेटा ज़रूर याद रखना, प्रति वर्ष 2% की कमी होगी। और आगे बढ़ें? और आगे बढ़ो। देखो, फिर सरकार ने कहा है इस योजना के तहत हम रक्त अल्पता, रक्त की अल्पता हो जाती है, रक्त अल्पता में हम कमी करेंगे। गौर करते रहना। रक्त अल्पता में कमी से सीधा-सा मतलब है, यहाँ पर 2 कंडीशन सरकार ने दी हैं कि 6 से लेकर 59 माह के बच्चे, अगर इनमें रक्त अल्पता की कमी हो रही है, तो फिर 9% की कमी प्रति वर्ष का टारगेट है। अर्थात इसका मतलब है, सॉरी, 9% की कमी का 3 वर्ष में टारगेट है। ठीक? अर्थात प्रति वर्ष 3% का टारगेट होगा रक्त अल्पता को कम करने का। यहाँ तक बात समझ गए? लेकिन ये तो बात हो गई बच्चों की, जो 6 से लेकर 59 माह तक के हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ो ज़रा। अगर 15 से लेकर 14 साल की किशोरियाँ हैं, जस्ट वेट, 15 से लेकर 49 साल की अगर किशोरी या हम कहें महिलाएँ हैं और उनमें भी रक्ताल्पता हो रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा है कि 9% की कमी की जाएगी। अर्थात प्रति वर्ष मुझे बताओ कितना होगा? प्रति वर्ष होगा 3%, यानी 3 साल में 9% तो 1 साल में 3% की कमी की जाएगी। यहाँ तक बात समझ गए? और आगे बढ़ें। एक और टारगेट देख लो ज़रा, गौर करना। जन्म के समय जन्म के समय अल्पभारता अल्पभारता में कमी। जन्म के समय अल्पभारता में कमी 3 सालों में कितनी की जाएगी? 6%। समझ जाना, 3 सालों में 6% की जाएगी। तो अगर आपसे पूछे प्रति वर्ष कितनी की जाएगी, तो प्रति वर्ष की जाएगी 2%। ठीक? ये 3 साल में है, तो 2% ये प्रति वर्ष होगा। फिर से एक बार जान लो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रमुख लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या हैं? प्रमुख लक्ष्य हैं कि बौनेपन को कम करना। 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बौनेपन को कम करने का जो सरकार का टारगेट है, वो है 3 सालों में 6%, यानी 1 साल में 2%। अल्प वजन में कम करना सरकार का टारगेट है 3 साल में 6%, यानी 1 साल में 2%। और रक्त अल्पता में कमी करना, यानी 6 से लेकर 59 माह तक के बच्चों के लिए 3 साल में 9% है, तो 1 साल में 3% होगा। और 15 से लेकर 59 साल तक की जो किशोरियाँ या महिलाएँ हैं, उनमें रक्त अल्पता की कमी करने का जो टारगेट है सरकार का, वो है 3 सालों में 9%, यानी कि 1 साल में 3%। और जन्म के समय अल्पभारता में कमी करना सरकार का टारगेट है 3 साल में 6%, यानी कि 1 साल में 2%। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। देखो, इस योजना के अंतर्गत वित्त पैटर्न क्या है? इस योजना के अंतर्गत वित्तीय पैटर्न क्या है? देख लो ज़रा। सबसे पहले कुल लागत देखो, गौर करना। इसके अलावा पहले हम कुल लागत में ही आपको कुछ बातें बता दें। देखो, मान लो योजना में 100% यानी 100% रुपया खर्च हुआ। तो ये जो 100% है, इसको 2 भागों में बाँट दो। 100% अगर खर्च हो रहा है, ₹100 खर्च हो रहा है, तो उसमें ₹50 कहाँ से आएगा? और बाकी का ₹50 कहाँ से आएगा? यानी 50% कहाँ से आएगा? बाकी 50% कहाँ से आएगा? तो ये जो 50% है, सरकार का इसमें
बजटीय बजटीय समर्थन होगा, यानी सरकार इसमें बजट के माध्यम से एलोकेट करेगी और जो बचा हुआ 50% है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा विश्व बैंक से या फिर अन्य विकास बैंकों से। अन्य विकास बैंक इसमें मदद करेंगी। बात समझ गए? तो 50 तो आ रहा है अन्य विकास बैंक से, 50 आ रहा है बजटीय समर्थन से। अब ये जो बजटीय समर्थन है, इसका भी कुछ अंश है जो केंद्र देगा और कुछ अंश है जो राज्य देगा। आओ देखो, ये जो 50% बजटीय समर्थन है, बजटीय समर्थन, अब इसमें क्या होगा? इसको आप बाँटो 3 पार्ट में, 90:10 के अनुपात में, 60:40 के अनुपात में और 100% के अनुपात में। 90:10 का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिल का मतलब है पर्वतीय राज्यों के लिए। और 60:40 का जो रेशियो बनेगा वो केंद्र और राज्य का बनेगा जो सिंपल स्टेट्स हैं, साधारण स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है? और 100% ये यूटीज़ के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। फिर से देख लो वित्तीय पैटर्न के बारे में। वित्तीय पैटर्न में मैंने आपको बताया कुल लागत अगर ₹100 है, तो उसमें से ₹50 कौन देगा? सरकार बजट के द्वारा समर्थन देगी और फिर ₹50 विश्व बैंक या अन्य विकास बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। ये जो बजटीय समर्थन दिया जा रहा है 50%, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। 90:10 के रेशियो में, 60:40 के रेशियो में, 100%। 90:10 का जो रेशियो है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए है। 60:40 का जो रेशियो है वो सेंटर और अ, अन्य जो साधारण राज्य हैं उनके लिए है और 100% राशि केंद्र देगा वो यूनियन टेरिटरीज के को देगा। यहाँ तक बात समझ गए? आगे बढ़ें? चलो भाई, और आगे बढ़ो, एक नई योजना के पास चलते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पोषण पोषण शक्ति निर्माण योजना। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, हालांकि इस योजना को मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी गौर करो। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब ये मैंने लिखा पोषण शब्द को जरा गौर करना, यहाँ से आपसे अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग अर्थ पूछ सकता है। POSHAN, अब यहाँ पर देखो ये लिखा है POSHAN, यानी कि इसे PO उठा लो अलग, SHA उठा लो अलग और N उठा दो अलग। PO मतलब हो गया पोषण, POSHAN पोषण। SHA का मतलब क्या है? SHA का मतलब है अ, ये लिखा है पोषण शक्ति, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा SHAKTI शक्ति और एक N का मतलब क्या है? निर्माण, ठीक? अर्थात इसे ऐसे लिख दो निर्माण। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा पोषण का? पोषण शक्ति निर्माण, यही है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। अब आपसे कहे पीओ क्या है तो आप बता दोगे पोषण, एसएचई क्या है उसका मतलब है शक्ति और एन क्या है इसका मतलब है निर्माण। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, हाँ याद रखना। अब ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इस योजना को शुरू किया गया, इसकी अवधि क्या है? कब से कब तक के लिए इस योजना को शुरू किया गया है? 2021-22 से लेकर 21-22 से 2025-26 तक के लिए है, ठीक? और इसमें किसका विस्तार किया गया है? ये जो योजना है, ये एक विस्तारित योजना है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए ये एक विस्तारित योजना है। बात समझ पा रहे हो? और याद रखिएगा, इस योजना ने किसका प्रतिस्थापन किया है? जो पहले मध्याह्न भोजन योजना चली आ रही थी, उसी योजना का इस योजना में प्रतिस्थापन किया है। अर्थात इसने किस योजना को प्रतिस्थापित किया है? पूर्व में चली आ रही मध्याह्न भोजन योजना को। ठीक, फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसे ही कहते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण का मतलब क्या है? पीओ का मतलब है पोषण, एसएचए का मतलब होता है शक्ति, अन का मतलब होता है निर्माण। ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए ये योजना संचालित है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक इसको विस्तारित किया गया है
और ये पूर्व में चली आ रही मध्याह्न भोजन योजना को प्रतिस्थापित करके इसका निर्माण किया गया है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ो ज़रा। एक और योजना के पास हम आपको लिए चलते हैं, बड़ी शानदार योजना है ये। ये है आरबीएसके। सवाल में आया आरबीएसके क्या है? आओ ज़रा देख लें। आर का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखना, इसको कहते हैं राष्ट्रीय। बी को क्या कहेंगे? बी को कहेंगे बाल। एस को क्या कहेंगे? स्वास्थ्य। और के को क्या कहेंगे? कार्यक्रम। अब मिला के पढ़ लो। ये लिखा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आरबीएसके। ठीक। तो बस वही 3-4 बातें जो आपसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। एक तो इसका मंत्रालय पता होना चाहिए आपको, दूसरा इसकी शुरुआत पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? और तीसरी इसका स्थान पता होना चाहिए आपको। हालाँकि इस योजना के बारे में भी हम पहले पीछे आपको बता चुके हैं बहुत सारी बातें, फिर से एक बार रिपीट करो। मंत्रालय कौन-सा है? मंत्रालय है, चूँकि स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो मंत्रालय हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब मुझे बता दो इसकी शुरुआत कब से हुई? फरवरी 2013 से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है, यानी कि पालघर से। ठीक, महाराष्ट्र के पालघर से। आगे बढ़ें। एक योजना है, ये योजना है गाँव, देहात, शहर हर क्षेत्र में चलाई जा रही है। ये है मलेरिया उन्मूलन योजना, या हम इसे कहेंगे मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा, अर्थात मलेरिया उन्मूलन की राष्ट्रीय रूपरेखा इसे कहा जाता है। ठीक। तो सबसे पहले सब पहला सवाल बड़ा शानदार बनता है। सवाल पहला ये है कि ये जो रूपरेखा तैयार की गई है, इसकी अवधि क्या है? अर्थात सरकार कब तक मलेरिया को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है? फिर मुझे बता दो इसका लक्ष्य क्या है? ये रूपरेखा कब से कब तक लागू रहेगी? और मलेरिया को उन्मूलन के लिए सरकार ने कब तक का टारगेट किया है? अवधि है 2016 से लेकर 2030 तक। भूलना नहीं, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा कहाँ से कहाँ तक है? 2016 से लेकर 2030 तक। अब आ जाओ लक्ष्य में। लक्ष्य में क्या याद रखोगे? 2030 तक है, क्या 30 तक है? मलेरिया उन्मूलन 30 तक। इसका मतलब क्या है? 2030 तक पूरे देश से मलेरिया को जड़ से खत्म कर देना, यही है इसका लक्ष्य। लिख लो। 2030 तक पूरे देश से, पूरे देश से मलेरिया समाप्त करना। ठीक है? पूरे देश से मलेरिया को समाप्त कर देना, ये इसका टारगेट है, लक्ष्य है। तो अगर ये इसका लक्ष्य है, तो कुछ लक्ष्य और एक्स्ट्रा में हैं, हम आपसे डिस्कस कर लें। आओ देखो। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस रूपरेखा के अंतर्गत सरकार ने निर्धारित किए हैं। डिस्कस करें। देखो, 2022 तक का सरकार का टारगेट क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखो 2022 तक का टारगेट क्या है। फिर सरकार ने इस रूपरेखा के अंतर्गत 2027 तक का टारगेट क्या रखा है? फिर आप इसे याद रखना। फिर सरकार ने 2030 तक का टारगेट क्या दिया है? इसे भी याद रखना। और एक 22, 27, 30 एक और छूट गया है, 2024। 2024 तक का टारगेट क्या था? इसे भी याद रखना है। मैं किस रूपरेखा की बात कर रहा हूँ? मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा। फिर से समझ लो। कब से कब तक की ये रूपरेखा है? सरकार ने ड्राफ्ट की है 2016 से 30 तक। क्या लक्ष्य है? 2030 तक पूरे देश से मलेरिया को समाप्त करना। उद्देश्य क्या है? 2022 तक। उद्देश्य सरकार का ये है कि 26 जो राज्य हैं, 26 राज्य से मलेरिया का उन्मूलन। मलेरिया उन्मूलन कितने राज्यों से? 26 राज्यों से। और याद रखें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो 26 राज्यों में मलेरिया फैला हुआ है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र से मलेरिया का उन्मूलन करना, कब तक? 2022 तक। अब आ जाओ 2027। 2027 का टारगेट क्या है सरकार का? 27 का टारगेट है कि जो मलेरिया है, मलेरिया का संचरण रोकना। अगर आपसे पूछे कि सरकार का मलेरिया संचरण रोकना ये टारगेट कब तक का है? 2027 तक। ठीक। और इसमें 10 उच्च प्रसार वाले राज्यों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आओ। मलेरिया संचरण रुक गया, कब तक रुक गया? 2027 तक। क्या होगा 2030 तक? 2030 तक बन जाएगा भारत मलेरिया मुक्त भारत।
मलेरिया मुक्त भारत। ठीक है? यही तो मैंने यहाँ पर लिखा था। पूरे देश से मलेरिया को समाप्त करना, यानी मलेरिया मुक्त भारत कब बनेगा? 2030 तक। इतनी बात समझ गए? अब आ जाओ 2024 में। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सरकार ने एक टारगेट रखा है। सरकार कह रही है कि 1000 जनसंख्या पर जो मलेरिया की घटनाएँ हैं ना, मलेरिया की घटना, उन घटनाओं को 1 से कम लाना। यानी 1000 जनसंख्या पर जो मलेरिया की घटना होगी, वो कितनी होगी? 1 से भी कम। ठीक? ये बात आप समझ पा रहे हो? तो ये 4 टारगेट्स याद रखना इस रूपरेखा के अंतर्गत। 2022 तक मलेरिया का उन्मूलन करना, 26 राज्यों का टारगेट है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के। 2027 तक मलेरिया के संचरण को रोकना, ये टारगेट है सरकार का। 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत बनाना, ये सरकार का टारगेट है। और 2024 तक 1000 जनसंख्या पर मलेरिया की घटना को 1 से कम में लाना, ये सरकार का टारगेट है। आगे बढ़ें। मलेरिया से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे शेयर कर लें। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है? आ जाओ ज़रा, देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला फैक्ट, मुझे बता दो, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कुछ यहीं पर हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है? तो मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? हर वर्ष मनाते हैं 25 अप्रैल को। और अभी जो बीत गया है 2025, क्या आप इसकी थीम मुझे बता सकते हैं? हाँ, नाम है मलेरिया का अंत। मलेरिया का अंत हमारे साथ, ये इसकी थीम। मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें और फिर प्रज्वलित करें, ये इसकी थीम है। इसके अलावा मलेरिया के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय रणनीतिक योजना। एक सवाल सीधा आपसे पूछा जा सकता है, मलेरिया के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना, इसकी अवधि क्या है? तो आप बताओगे 2023 से लेकर 2027 तक। इसको मत भूलना। फिर से समझ लो, मलेरिया के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023 से लेकर 2027 तक है। अब आ जाओ लक्ष्य। 2 ईयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। 2027 तक का लक्ष्य सरकार का क्या है? और 2030 तक का सरकार का लक्ष्य क्या है मलेरिया से संबंधित? 27 तक मैंने बताया था संक्रमण को शून्य कर देना, अर्थात मलेरिया मलेरिया मामले शून्य करना। ठीक है? ये सरकार का टारगेट है 27 तक। और 30 तक का क्या टारगेट है? मलेरिया मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, ये सरकार का टारगेट है 30 तक का। फिर से आओ जरा समझ लो। महत्वपूर्ण तथ्य में मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। 2025 की थीम क्या थी? मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश करें, पुनर्कल्पना करें और फिर प्रज्वलित करें, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023 से 27 तक, ये मलेरिया से संबंधित है। और 2027 का सरकार का टारगेट क्या है? मलेरिया मामले शून्य करना। और 2030 का टारगेट क्या है? मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन करना। आई होप यहाँ तक आप सब बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ें और आगे बढ़ो। एक नई योजना के पास चलते हैं। ये है सबला, ठीक है? ये है सबला। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे राजीव गांधी योजना। इसे हम कहते हैं सबला। और दरअसल ये किसके लिए है? ये है किशोरियों के लिए। किशोरियों के लिए, अर्थात किशोरियों के लिए का मतलब क्या है? किशोरियों के लिए का मतलब है किशोरियों को सशक्तिकरण देना, अर्थात उन्हें सशक्त बनाना, अर्थात किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए है। अगर सीधा-सा आपसे सवाल पूछ ले कि सबला योजना किसके लिए है? किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए। यहाँ पर एक मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, इसका फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये है RGSEAG। आरजी का मतलब क्या है? राजीव गांधी। ठीक? और SEAG का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्कीम फॉर किसके लिए? एम्पावर्ड यानी सशक्तिकरण करने के लिए। एम्पावर्ड, ए मतलब हो जाएगा एडोलेसेंट गर्ल। लिख लो, राजीव गांधी राजीव गांधी, इसका मतलब क्या होगा? स्कीम फॉर स्कीम फॉर ई फॉर सशक्तिकरण यानी कि एम्पावर्ड। ठीक है?
एम्पावर्ड। किसको एम्पावर्ड करना है? एम्पावर्ड करना है एडोलेसेंट गर्ल को, ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। इसका शॉर्ट फॉर्म और पूरा नाम जरूर याद रखना। RGSEAG, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावर्ड ऑफ, जस्ट वेट, एम्पावर्ड नहीं, एम्पावरमेंट लिख लो, एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। अब आ जाओ कुछ स्टैटिक जीके के पास, जैसे इसकी शुरुआत का वर्ष मुझे बता दो। 2010 11 में इसकी शुरुआत होती है। और इससे जो लाभान्वित होने वाली किशोरियां हैं ना, बच्चियां हैं, कितने साल की होंगी? लाभान्वित किशोरी, लाभान्वित किशोरी की जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 11 से लेकर 18 साल। ठीक है, ये ईयर जरूर याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आ जाओ मंत्रालय के पास कि भैया ये मंत्रालय कौन सा है जिसने ऐसी योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया है। तो देखो, एक तो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय तो होगा ही होगा, लेकिन इसका जो नोडल मंत्रालय है ना, वो है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय। फिर से आ जाओ, सबला योजना, राजीव गांधी योजना, अर्थात RGSEAG, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, किशोरियों के लिए सशक्तिकरण योजना है ये। 2010-11 से इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो लाभान्वित होने वाली किशोरियां हैं वो 11 से लेकर 18 वर्ष की हैं। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत इसे चालू किया गया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब अगर योजना को शुरू ही कर दिया गया है, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा जरूर। अगर है तो आओ जरा चर्चा कर लें, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है, किशोरियों के लिए है, 11 से लेकर 18 साल तक की। तो फिर किशोरियों में सबसे ज़्यादा समस्याएँ क्या होती हैं? पोषण की समस्या होती है ना? रक्त ज़्यादा बह जाता है, तो फिर एनीमिया की समस्या होती है, अर्थात स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना और उन्हें कौशल प्रदान करना, यही इसकी उद्देश्य है। आओ ज़रा लिख लो, पोषण, इसके अलावा स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना, ये एक बड़ा लक्ष्य है इस योजना का। इसके अलावा जीवन कौशल, जीवन कौशल और जागरूकता बढ़ाना, ये भी इसका एक अहम लक्ष्य है। अच्छा, अब यहाँ पर इस ईयर गैप को याद रखना, 16 से लेकर 18 साल। ये 16 से लेकर 18 साल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये खास उम्र है। उस योजना के अंतर्गत 16 साल से लेकर 18 साल की जो लड़कियां हैं, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है? इसको लड़कियों को, फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो योजना है सबला योजना, अगर आपसे पूछे इस योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की उम्र की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? 16 से लेकर 18 साल। दैट्स इट, याद रखो। ये तो बात हो गए उद्देश्यों की। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लो। कहते हैं कि ये जो योजना है, जब इसको शुरू किया गया था, तब इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। प्रायोगिक आधार पर, और प्रायोगिक आधार पर इसे शुरू किया गया था 205 जिलों से। गौर करते रहना, 205 जिलों से इसे शुरू किया गया, ठीक है? और 14 से लेकर 18 साल की लड़कियों के लिए ये कहा गया है इस योजना में कि 600 कैलोरी पोषण की व्यवस्था करेंगे। 18 से लेकर 20 ग्राम प्रोटीन पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। और 300 दिनों तक ये सारा का सारा 600 कैलोरी, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, ये 300 दिनों तक इन्हें मिलेगा। आई होप ये सारी बातें आप समझ गए। फिर से समझ लो, सबला राजीव गांधी योजना, किशोरियों के लिए सशक्तिकरण, ये एक योजना है। इसकी शुरुआत होती है 2010-2011 से। लाभान्वित जो किशोरियां हैं वो 11 से लेकर 18 साल तक की हैं। इसमें इसे RGSEAG कहा गया है, अर्थात राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है पोषण, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, जीवन कौशल को बेहतर बनाना और जागरूकता बढ़ाना। 16 से लेकर 18 साल की जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रायोगिक आधार पर इसे 205 जिलों से शुरू किया गया। 14 से लेकर 18 साल तक की जो किशोरियां हैं, उनके लिए 300 दिनों तक 600 कैलोरी पोषण, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पोषण की व्यवस्था की गई है। एक सवाल मुझे बता दो, राष्ट्रीय राष्ट्रीय
बालिका दिवस। ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है? 24 जनवरी, भूलना नहीं। नेक्स्ट देखो, इसी के आगे बढ़ो ज़रा, हम आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह के पास। राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है? अच्छा, ये जो राष्ट्रीय पोषण माह हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ये 8वें नंबर का है, यानी कि 8वां राष्ट्रीय पोषण माह हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चूँकि माह लिखा है, तो 1 महीने तक ये पोषण माह चला होगा। क्या आप बता सकते हो ये कब से कब तक चला है? ये चला है 17 सितंबर जस्ट वेट, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है? गौर करते रहना, 1 महीने तक ये चला, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक। सवाल ये है कि शुरुआत हुई 17 सितंबर को और समापन हुआ 16 अक्टूबर को, तो क्या मुझे बता सकते हो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कब से हुई ये तो मैंने आपको बता दिया, और समापन कब से हुआ ये भी बता दिया। तो मुझे बताओ शुरुआत कहाँ से हुई इस बार, और इसका समापन कहाँ से हुआ? क्योंकि बात करंट अफेयर की है तो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत होती है इसकी अ, यहाँ से, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है धार, मध्य प्रदेश के धार से, और समापन इसका कहाँ हुआ? समापन हुआ इसका देहरादून में, ठीक है? बातें याद रखोगे। अच्छा, अगर माह मनाया गया है तो कुछ न कुछ इसका विषय ज़रूर रखा गया होगा। विषय भी याद रखो। क्या था विषय? विषय था स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ठीक है? तो ये है इसका विषय। आई होप भूलोगे नहीं। अच्छा, ये तो बात 2025 की हो गई। क्या मुझे आप बता सकते हो पहली बार यानी कि शुरुआत कब से हुई इसकी? इसकी शुरुआत हुई है 2018 से। फिर से समझना, राष्ट्रीय पोषण माह हम 8वां नहीं पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था, 2018 से ये मनाया जा रहा है। ठीक? एक पोषण के संबंध में ही एक ऐप लॉन्च किया गया है। आई होप ये आपको याद होना चाहिए। ये ऐप है पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप ये लॉन्च हुआ है 1 मार्च को, 1 मार्च 2021 को, याद रखना। तो ये तो बात हो गई राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि 8वां। और आगे बढ़ो ज़रा। मैं फिर से आपको एक योजना के पास लिए चलता हूँ। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय वयोश्री वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। आओ ज़रा डिस्कस कर लें। देखो, सबसे पहले यहाँ से 2-3 बातें ही आप मुझे बता दो। एक तो मुझे बताओ इसकी शुरुआत कब से हुई? फिर आप मुझे बता दो कार्यान्वयन एजेंसी इसकी कौन है? अर्थात कार्यान्वयन कर्ता इसका कौन है? और फिर मुझे बता दो इसका मंत्रालय। बस ये 3 बातें ये हो गई, और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, वो है इसके उद्देश्य। ये 4 बातों के अलावा मुख्य बातें यही हैं। इसके अलावा आप चाहना और बातें योजनाओं में डिस्कस किया करो, अदरवाइज़ 4 बातें यही मेन है। शुरुआत भी इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है? उद्देश्य और ये चीज़ें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आ जाओ। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखो, कब से शुरुआत हुई है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2017 से। कहाँ से हुई है? ये हुई है नेल्लौर से, नेल्लौर आंध्र प्रदेश से। कार्यान्वयन एजेंसी कौन-सी है? ये है अलिम्को। इसको बोलते हैं कृत्रिम अंग निर्माण निगम, याद रखो। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये है कार्यान्वयनकर्ता। अब आ जाओ मंत्रालय। ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये कौन-सा मंत्रालय है जो रन करा रहा है? वयोश्री यानी बुजुर्गों के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो फिर सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय आ जाएगा यहाँ पर। सामाजिक न्याय आधिकारिता आधिकारिता मंत्रालय। आपसे पूछे कि ये जो योजना है, ये किस मंत्रालय की पहल है? ये मंत्रालय है सोशल जस्टिस, है ना? अब आ जाओ उद्देश्यों में। तो किसके लिए है? वयोश्री, बुजुर्गों के लिए है। क्या है ये? यहाँ पर देखो, लिंक लगाओ एक-एक से तो आपको उद्देश्य सीधा-सीधा समझ में आएगा। बुजुर्गों के लिए है। अब यहाँ लिखा है कृत्रिम अंग निर्माण, तो फिर बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों को आवश्यकता किसकी पड़ती है? कृत्रिम अंगों की।
जैसे लाठी की आवश्यकता पड़ती है, जीवन यापन उपकरण कहते हैं इनको, बुजुर्गों के लिए। इसका उद्देश्य क्या होगा? वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन यापन उपकरण प्रदान करना। लिख लो जरा। इस योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन सहायक उपकरण प्रदान करना। उपकरण प्रदान करना। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, यहाँ पर एक बात और फोकस करने वाली है, जो ये बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक जिनको कहा गया है, इसमें बीपीएल के तो शामिल ही हैं। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात निम्न आय वर्ग, निम्न और मध्यम, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग तो इसमें शामिल ही हैं। साथ ही साथ इसमें 15,000 रुपए से अधिक जो मासिक आय जिनकी है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक? तो ये है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल 2017 से नेल्लौर से। कार्यान्वयन पता कौन है? आलिमको यानी कृत्रिम अंग निर्माण निगम, सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन सहायक उपकरण प्रदान करना। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। और आगे बढ़ो जरा। मैं आपको लिए चलता हूँ एक योजना के पास। ये योजना है स्वाधार गृह योजना। गौर करना। ये जो स्वाधार गृह योजना है ना, उस योजना के बारे में भी 3 बातें सबसे पहले मुझे स्टैटिक वाली बता दो। सबसे पहले शुरुआत बताओ, फिर मुझे बताओ मंत्रालय, और फिर मुझे बताओ उद्देश्य। 3 बातें फटाफट बताओ। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? 2001, 2 से इसकी शुरुआत होती है। मंत्रालय बता दो। स्वाधार गृह योजना है तो आ जाएगी महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य स्वाधार गृह महिलाओं के लिए है, अर्थात ऐसी महिलाएं जो कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है। अर्थात कठिन परिस्थितियों में कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की सहायता के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए ये एक योजना है। अब इस योजना की विशेषताएं क्या हैं? आओ जरा इनकी भी चर्चा कर लें। इस योजना की विशेषताएं क्या हैं? देखो, सबसे पहले योजना का नाम क्या है? स्वाधार गृह योजना। ठीक है? ये जो स्वाधार गृह है, इस योजना स्वाधार गृह योजना है, इस योजना के अंतर्गत सबसे पहली इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता के साथ स्वाधार गृह स्थापित किए जाएंगे। 30 महिलाओं की क्षमता के साथ, ये इसकी एक विशेषता है, याद रखो। 30 महिला की क्षमता के साथ स्वाधार गृह स्थापित किए जाएंगे। और इसमें वित्त पोषण क्या है? वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के मध्य 3 वही टारगेट्स, 60:40, 40-60 का अनुपात, 90-10 का अनुपात, और 100%। ये 40-60 का रेशियो क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य, ये साधारण राज्य हैं, जैसे यूपी एमपी हो गया। 90-10 का रेशियो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न और साथ ही साथ हिली स्टेट्स यानी कि पर्वतीय राज्यों के लिए। और 100% ये यूटीज के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ठीक है? और इसमें जो महिलाएं हैं, उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो फिर से देख लो, स्वाधार गृह योजना शुरुआत 2001-2002 से हुई है। मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय है। कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए स्वाधार गृह योजना को लाया गया। इसमें स्वाधार गृह योजना प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। और इसमें जो वित्त पोषण है 60-40, 90-10 और 100% के रेशियो में वित्त पोषण बांटा जाएगा। आगे बढ़ो जरा। एक योजना है, इसको बोलते हैं PMMVY। सवाल ये है, PMMVY इसका मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? इसका मतलब तो सबको पता है, इसका मतलब हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है? ऐसे अर्थ जरूर लगाना। अब ये लगा MVY, इसका मतलब क्या है? एम का मतलब हो जाएगा मातृ, वी का मतलब हो जाएगा वंदना, और वाई का मतलब हो जाएगा योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बताओ भाई, समझ में आया? अब यहाँ पर 2 बातें पता होनी चाहिए।
तो इसकी शुरुआत कब हुई? और दूसरी बात, ये शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो शुरुआत होती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2017 से इसकी शुरुआत होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। ये अधिनियम जस्ट वेट, ये एक अधिनियम है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम, ठीक है? और ये जो अधिनियम है, इसकी एक धारा है, धारा 4। ये धारा 4 के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया। सवाल ये है कि योजना तो आ गई, तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा ज़रूर। हाँ, बिल्कुल है उद्देश्य। लिखा है प्रधानमंत्री जी के नाम से मातृ वंदना योजना शुरू करी गई है। मातृ यानी कि माता। माता तभी बनेगी कोई भी युवती जब उसका बच्चा होगा। बोलो, जब उसके पास बच्चा होगा। बच्चे के जन्म पर महिलाओं को नक़द सहायता देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। आ जाओ लिख लो इसका उद्देश्य। जब भी कभी इस तरह की योजनाएँ आ जाएँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हम माता की वंदना करते हैं, इस प्रकार की योजना लाई गई है ना? तो यहाँ पर सीधा-सा अर्थ लगाया करो, माता कब बनेगी? जब उनके पास बच्चा होगा। तो बच्चा होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चा छोटा है तो माता शिशुपान अ, दुग्धपान भी कराएँगी, स्तनपान भी कराएँगी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं उद्देश्यों में आपको तुरंत फ़ोकस दिमाग लगाना चाहिए कि अब आपको ऐसे ऑप्शंस ढूँढने हैं, जहाँ पर गर्भवती महिलाएँ वो स्तनपान करा रही हों, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको दिखें। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऑप्शन आपके सही हों। तो अ, ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं गिरते-पड़ते। हालाँकि चीज़ें आपको 100% पता होनी चाहिए, फिर भी अगर नहीं पता है तो गिरते-पड़ते आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगा के। तो इसका उद्देश्य देख लो, उद्देश्य है बच्चे के जन्म पर महिला को नकद सहायता देना, नकद सहायता देना। और जब नकद उसके पास पैसा आ जाएगा, तो फिर वो अपना पोषण ठीक से कर सकती हैं। तो फिर जच्चा-बच्चा दोनों दुरुस्त हो सकते हैं, है ना? अच्छा इसके बाद और इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य हैं गर्भवती, स्तनपान जो कराने वाली माताएँ होती हैं, उन माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये इसका टारगेट है। अब मुझे ये बता दो कि जो ये योजना है, इस योजना को कौन-सा मंत्रालय रन करा रहा है? मंत्रालय योजना कौन-सी है? पीएमएमवीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मंत्रालय हो जाएगा माता वाला यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक, यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब आ जाओ यहाँ पे। तरह की माताओं के लिए योजनाएँ। अब सवाल ये आया, अगर माताओं के लिए योजना है तो कौन-सी माताएँ पात्र होंगी? मान लो ये एक माताजी हैं, क्या ये पात्र हैं? इसके लिए इन्हें कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशंस रखनी होंगी? आओ ज़रा समझते हैं। इसकी पात्रता देख लो। एक ऐसी महिला जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की हो, वो महिला इस योजना के अंतर्गत पात्र होगी। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ठीक-ठीक शब्दों में। एक ऐसी महिला जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की हो, वो महिला इस योजना की लाभार्थी बनने की पात्र है। लेकिन एक बात और समझना, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग मैंने बोला है, अगर वही महिला केंद्र, अगर वही महिला राज्य, अगर वही महिला सार्वजनिक क्षेत्र की कर्मी है, तो फिर वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी। याद रखना। फिर और आगे बढ़ो ज़रा। ये जो योजना है ना, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत कहा गया है कि एक मान लो ये महिला है, इसने 2 बच्चे दे दिए, ये महिला है ना? इसकी चोटी बना दें। इसने एक बच्चा ये दिया, ये बच्चा है दूसरा, ये है बच्चा इसका, 2 बच्चे हैं। तो ये योजना कहती है महिला को पहले 2 जीवित बच्चों के लिए ही लाभ दिया जाएगा। अर्थात 2 बच्चे हैं और वो कैसे हैं? वो हैं जीवित। तो इस योजना के अंतर्गत इस महिला को लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर समस्या आ गई एक। कौन-सी समस्या आ गई? समस्या ये आ गई कि महिला को लाभ तो मिलेगा, लेकिन ये जो दूसरा बच्चा है ना,
वो होना चाहिए बच्ची, यानी कि उसे होना चाहिए लड़की, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है? दूसरा बच्चा लड़की हो और ये महिला लाभ लेने के पात्र हो जाएगी। अब सवाल ये आया कि लिखा है लाभ मिलेगा, लाभ कितना मिलेगा? आओ ज़रा समझ लें। देखो, पहला बच्चा हुआ, जैसे ही पहला बच्चा होगा, ₹5000 की 2 किस्तों में इसको लाभ दिया जाएगा। ₹5000 की 2 किस्तें। एक पहली ₹3000 की, दूसरी ₹2000 की। 3 किस्तों में इसको लाभ दे दिया, आर्थिक मदद मिल गई। ये हुआ पहला बच्चा। अब आ गया दूसरा बच्चा, ठीक? ये दूसरा बच्चा है या बच्ची है? आप बताओगे बच्ची है तभी लाभ मिलेगा। अच्छा दूसरी बच्ची है तो फिर कितना रुपया मिलेगा? ₹6000। ठीक? आई होप समझ गए होंगे आप हमारी बात। लेकिन यहाँ पर देखो, महिला को ₹5000 पहले बच्चे पर और दूसरे बच्चे पर ₹6000 मिल गया। लेकिन कंडीशन एक है, ये महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए? कितने साल की होनी चाहिए? 19 साल की। ऐसा ना हो सरकार ने निर्धारित किया है कि 18 साल की बच्ची हो शादी के लिए और यहाँ कह रहा है कि 17 साल की जो महिला है, वो अगर माँ बन जाती है तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। इस महिला को 19 साल का होना चाहिए न्यूनतम। आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना वंदना योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थी की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिए होंगे 17, 18, 19 है ना? तो 19 चूज़ करोगे आप, ठीक? इसके अलावा इस महिला का जो परिवार हो, उस परिवार की वार्षिक आय ये होनी चाहिए 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, याद रखो। तो फिर इसे इस योजना का लाभार्थी मान लिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अब एक काम और करते हैं। एक काम ऐसे करते हैं कि पीएमएमवीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य वित्त अनुपात देख लो। वित्त अनुपात क्या होना चाहिए? वित्त अनुपात सामान्य राज्य के लिए 60:40 और यूटीज़ के लिए 100% और हिमालयन स्टेट्स साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10। बस इतनी सी बातें हैं, याद रखो आप। आई होप सारी बातें आप समझ गए होंगे। फिर से देख लो, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। इसके उद्देश्य याद रखो और इसका नाम है पीएमएमवीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी 2017 से। इस अधिनियम के अंतर्गत हुई है इसकी शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है बच्चों के जन्म पर महिला को नगद सहायता देना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना। इसका मुख्य लक्ष्य है। मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसके अलावा इसकी पात्रता क्या है? 19 साल की महिला होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, सार्वजनिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की हो, ना सॉरी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की हो, केंद्र, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कर्मी ना हो। इसके अलावा जो महिला है 2 बच्चों के लिए जीवित बच्चों के लिए उसे लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि दूसरा जो बच्चा हो वो लड़की हो। पहले बच्चे पर ₹5000 दे दिए गए, ठीक? लेकिन याद रखिएगा औसतन एक महिला को ₹6000 मिलते हैं, ठीक है? औसतन 6000 और ये जो 5000 हैं ये 2 किस्तों में दिए जा रहे हैं, 3000 और 2000। दूसरी जो बच्ची होगी उसे उसके पैदा होने पर ₹6000 दिए जाएँगे। अब यहाँ पर आओ, वित्तीय अनुपात कितना है? 60-40 का 100% और 90 और 10 का ये रेशियो है वित्तीय अनुपात। चलो भाई और आगे बढ़ो ज़रा। एक योजना के पास हम फिर आपको लिए चलते हैं। ये योजना है आईसीडीएस, आईसीडीएस। हिंदी में कहें तो एकीकृत एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, सेवा योजना। ये लिखा है आईसीडीएस, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो बस 2-3 बातें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात तो इसका प्रारंभ कब हुआ और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है ये? तो प्रारंभ होता है 2 अक्टूबर को 2000 ओह जस्ट वेट 1975
एकीकृत है, आईसीडीएस है। 1975 में इसको शुरू किया गया था। मंत्रालय है महिला और बाल विकास। महिला और बाल विकास मंत्रालय। सवाल ये है कि कोई भी योजना होती है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता ज़रूर है। आईसीडीएस का भी कुछ उद्देश्य होगा। बोलो भाई क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है एकीकृत बाल विकास, बच्चों का विकास करना। बच्चों का विकास होगा कैसे? अगर उनके पास पोषण अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य है 6 साल तक के बच्चों के पोषण और पोषण और स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है? 6 साल तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा और भी कुछ उद्देश्य हैं क्या? हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा तो उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा, अर्थात बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास करना, ये भी इसका टारगेट है। इसके अलावा जब उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बच्चों में मृत्यु दर इसकी कमी आएगी। इसके अलावा रुग्णता दर, इसमें कमी आएगी, रुग्णता दर को कम करना, कुपोषण ये भी कम होगा, है ना? कुपोषण को कम करना, इसके अलावा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो बच्चे स्कूल छोड़ने की दर इसको भी कम करना, ये सारे के सारे टारगेट्स हैं, ठीक? इसके अलावा आईसीडीएस बच्चे के विकास के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चे का विकास कैसे होगा? बच्चे का विकास तभी होगा जब माता का भी विकास हो, अर्थात इस योजना के अंतर्गत माता का पोषण स्तर सुधारना और माता का जब पोषण स्तर सुधरेगा, तो माता की स्वास्थ्य क्षमता बेहतर होगी और अगर माता की स्वास्थ्य क्षमता बेहतर हुई, तो बच्चा अपने आप विकास करेगा। तो ये है इसके उद्देश्य। आई होप सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें? चलो। अच्छा, आईसीडीएस की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। आईसीडीएस के अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएँ दी जा रही हैं। सेवाएँ कितने प्रकार की है? फिर से समझ लो, पूछे जाते हैं सवाल। आईसीडीएस के अंतर्गत कितनी सेवाएँ दी जा रही हैं? आप बताओगे 6, कौन-कौन सी? एक पूरक पोषण और स्वास्थ्य जाँच और कौन-सी? टीकाकरण और मुझे बताओ, ये है रेफ़रल रेफ़रल सेवाएँ और मुझे बताओ जो प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाएँ हैं, उनको दिया जा रहा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था सेवाएँ, इसके अलावा जो छठी है, उसमें पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, ये 6 प्रकार की सेवाएँ आईसीडीएस के अंतर्गत दी जा रही हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप बात सारी की सारी समझ गए होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, ये जो आईसीडीएस योजना है, ये दरअसल एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है? आपसे सीधे सवाल स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि आईसीडीएस किस प्रकार की योजना है? आप बताओगे केंद्र प्रायोजित योजना है। लेकिन जो आजकल आईसीडीएस है, उस आईसीडीएस को अब एक नए योजना में शामिल कर दिया गया है। इस योजना का नाम है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसके अंतर्गत इस योजना को शामिल किया गया है। सवाल ये बनता है कि भाई ये कौन-सी बला है? ये कौन-सी योजना है? आओ ज़रा इसको भी देख लें। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है? मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 गौर करना ज़रा। अब यहाँ से एक बात समझो, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 दरअसल ये जो नवीन योजना है, अभी तक जो आप आईसीडीएस को पढ़ रहे थे, आईसीडीएस को अब इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत आईसीडीएस को शामिल किया गया है। और ये जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 है या हम कहें मिशन पोषण 2.0 इस योजना के अंतर्गत
3 योजनाएँ शामिल हैं, 3 योजनाएँ इसके अंतर्गत शामिल हैं। सवाल ये बनता है कि ये 3 योजनाएँ कौन-कौन सी हैं? देखो, एक तो योजना है, लिखा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, यानी कि आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सेवाएँ, इसके अंतर्गत शामिल हैं। और दूसरी है पोषण अभियान, पोषण अभियान, इसके अंतर्गत शामिल है। और तीसरी जो शामिल है योजना वो है सैग, यानी कि किशोरियों के लिए किशोरियों के लिए योजना। यहाँ तक समझ पाए? फिर से समझ लो। मिशन पोषण 2.0 इसके अंतर्गत कितनी योजनाएँ शामिल हैं? 3 आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना। अब इस योजना को उठाओ और मैं 2-3 बातें या 4-5 बातें आपसे साझा कर लूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। देखो, किशोरियों के लिए किशोरियों के लिए योजना, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहते हैं एसएजी। एसएजी का सीधा-सा तात्पर्य है, एसएजी यानी कि स्कीम फॉर जी क्या है? स्कीम फॉर ए मतलब हो जाएगा एडोलेसेंट, जी फॉर हो गया गर्ल, ठीक? स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, दैट्स इट। सवाल ये आया कि भैया इसका मुझे मंत्रालय बता दो। दूसरा सवाल आया कि इस योजना को कब पेश किया गया? ये भी मुझे बता दो, ठीक है? और तीसरा सवाल ये भी आया कि इस योजना के अंतर्गत जो ये किशोरियाँ टारगेट की जा रही हैं, कौन सी किशोरियाँ टारगेट की जा रही हैं अर्थात लक्षित समूह मुझे बता दो, ठीक? और फिर मुझे बता दो जस्ट वेट, किशोरियों के लिए योजना है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, अर्थात इसका वित्तीय मापदंड मुझे बताओ। वित्तीय मापदंड, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके उत्तर मुझे दे दो। अब ज़रा यहाँ आओ, सबसे पहले मंत्रालय बताओ, किशोरियों के लिए है, तो हो जाएगा महिला और बाल विकास, नोडल मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय है। दूसरा सवाल ये है कि ये कब पेश की गई, इस योजना को कब पेश किया गया? 2010 में, 2010 में इसे पेश किया गया। और किस आयु वर्ग की किशोरियों को इसमें लक्षित किया जा रहा है? क्या बताओगे आप? 11 से लेकर 14 साल। 11 से लेकर 14 साल की किशोरियों को इसमें लक्षित किया जा रहा है। अच्छा, ये जो योजना है, ये कैसी योजना है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। याद रखिएगा, बस इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स याद रखना है। ऐसे ही स्टेटमेंट बना दिए जाएँगे आपसे एग्ज़ाम हॉल में। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या बता सकते हो इस योजना के अंतर्गत पोषण घटक क्या है? वित्तीय मापदंड में अगर हम आपसे पूछें, पोषण घटक में वित्त का अनुपात कितना है? 50:50, ठीक। ये पोषण घटक में वित्त का अनुपात है, पोषण घटक में। और अगर आपसे पूछे कि जो अन्य गतिविधियाँ होंगी, जो शेष गतिविधि होंगी, उसमें वित्त का अनुपात क्या होगा? वो होगा 60:40। दोनों ही पॉइंट्स याद रखना। पोषण घटक में वित्त का रेशियो क्या है? 50:50 और शेष गतिविधि में फाइनेंस क्या है? 60:40, ठीक। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वित्तीय मापदंड में साल के लगभग-लगभग 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी इसमें ₹9.5 का व्यय वहन किया जाएगा, ठीक है? और इस योजना के अंतर्गत लगभग विद्यालय से जो बाहर रहने वाली किशोरियाँ हैं, उनको कवर किया गया है। लेकिन 2022 में इस योजना को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नई योजना को शुरू किया गया। बात समझ पा रहे हो? नई योजना का मतलब इसी योजना को संशोधित रूप में शुरू किया गया है, संशोधित रूप में 2022 से। और जो संशोधित रूप से शुरू किया गया है, उसके टारगेट्स अलग हैं। उसका जो लक्षित समूह है ना, वो अलग है। जैसे यहाँ पर 11 से 14 साल तक का लक्ष्य समूह था और जो इसका संशोधित रूप है, इसमें 14 से लेकर 18 साल तक का लक्षित समूह है। तो इसके जो लाभार्थी हैं, वो असम, पूर्वोत्तर राज्य सहित अन्य राज्यों के जो आकांक्षी जिले हैं, उसमें ऐसी किशोरियाँ जो 14 से लेकर 18 साल की हैं, उनको शामिल किया गया है। केवल और केवल आप इतनी ही बात याद रखो कि इसका जो संशोधित रूप आया है, उसमें कितने साल तक की किशोरियों को शामिल किया गया है? 14 से लेकर 18 साल। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? और आगे बढ़ो ज़रा। एक नई योजना के पास हम आपको लिए चलते हैं। ये बीजेपी के नाम से योजना है। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। जो
नेता विपक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्सी किया था कि आप योजनाएँ भी बनाते हो तो बीजेपी के नाम से बनाते हो, है ना? तो ख़ैर ये सत्ता का मामला है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो राजीव गांधी के नाम से योजनाएँ बनाते हैं और जब उनकी सरकार आएगी बीजेपी की तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के नाम से योजनाएँ बनाते हैं, ठीक है? देखो, योजना है पीएम बीजेपी। अच्छा ये पीएम बीजेपी का मतलब क्या है? पीएम का मतलब हो गया प्रधानमंत्री और बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी का मतलब हो गया भारतीय भारतीय जन औषधि भारतीय जन औषधि परियोजना। ये है पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना। अब यहाँ से 2-3 बातें मुझे बता दो। सबसे पहली बात कि इसकी शुरुआत, दूसरी बात मंत्रालय, तीसरी बात ये तारीख है 27 अगस्त 2019। इनसे 27 अगस्त 2019 को क्या हुआ? फिर मुझे बताओ अगस्त 2019 को क्या हुआ? और ये जो योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, इसकी टैगलाइन क्या है? ये भी मुझे बताओ, बस इतने उत्तर बता दो, फिर हम आगे बढ़ें। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 2008 से। लेकिन याद रखना, शुरुआत 2008 से तो हुई, लेकिन 2008 से जिस योजना की शुरुआत हुई थी, उसे कहते थे जन औषधि योजना। फिर आगे चलकर 2016 में इसका नाम परिवर्तन किया गया और डाला गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसी योजना की शुरुआत वास्तव में 2008 से ही मानी जाती है। ठीक, कौन-सा मंत्रालय है? मंत्रालय ज़रूर याद रखना। जन औषधि का मतलब आप स्वास्थ्य से संबंधित बातें मत समझ लेना। ये मंत्रालय है रसायन उर्वरक मंत्रालय। रसायन उर्वरक मंत्रालय की ये एक पहल है। 27 अगस्त 2019 की अगर हम आपसे बात करें, इस समय क्या हुआ था? समय सैनिटरी सैनिटरी नैपकिन लॉन्च हुआ था और ये जो सैनिटरी नैपकिन था, ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल था, ठीक है? यानी कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन ये कब लॉन्च किया गया? 27 अगस्त 2019 को। आई होप समझ गए होंगे। अच्छा अगस्त 2019 में क्या हुआ? इसमें एक मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया गया। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन कौन-सा था? ये था जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक? 2016 जस्ट वेट, अच्छा इसकी टैगलाइन रह गई। टैगलाइन मुझे बताओ। टैगलाइन है जन औषधि सेवा भी, रोजगार भी, रोजगार भी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पीएम बीजेपी यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से संबंधित शुरुआत कब से हुई? 2008 से। नाम परिवर्तन 2016 में। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। सैनिटरी नैपकिन ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल को लॉन्च किया गया 2019 में। जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया 2019 में और जन औषधि सेवा भी, रोजगार भी, ये एक टैगलाइन है इस योजना की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए? चलिए खैर, आज यहीं तक रखते हैं। इसी के आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।